नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, जो लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं खासकर, उनके लिए मिट्टी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। बिना मिट्टी की खेती संभव नहीं है और मिट्टी लगातार हजारों वर्ष से जिस खेत में हम खेती करते आए हैं, उनका संतुलित होना बहुत ही आवश्यक है। अच्छे फसलोत्पादन हेतु कैसे हम मिट्टी की जांच करेंगे, मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखेंगे। आज हमारे साथ हैं देवेंद्र प्रसाद, सहायक अनुसंधान पदाधिकारी, मिट्टी जांच प्रयोगशाला मुसहरी में। देवेंद्र जी, इस समय जब किसान खेती के कार्य में लगे हुए, खासकर रबी के मौसम में आप देखेंगे तो खेती बड़े पैमाने पर किसान करते हैं। उनके लिए मिट्टी का कितना महत्वपूर्ण स्थान है, मिट्टी की सुरक्षा करना या उनको संतुलित बनाए रखना, ये बताइए। देखा जाए ऐसा है, अभी जो हम लोगों का सीज़न है वो अति महत्वपूर्ण है। खरीफ की कटाई के बाद हम लोग रबी की ओर अग्रसर हैं। रबी फसलों की बुआई बड़े पैमाने पर की जा रही है। हमारी जो रबी में सीरियल क्रॉप से लेकर के और जो दलहनी और तिलहनी फसलें हैं इत्यादि भी जो है, जो हमारा आकलन है उसके हिसाब से विभाग कार्य करवाने में और किसान भी अभिरुचि लेकर कार्य करने में तत्पर है। जहाँ तक बात है मिट्टी जांच के संबंध में और मिट्टी जांच का महत्व या मृदा का प्रबंधन, संतुलित उर्वरकों का प्रयोग, जांच के आधार पर जो भी हमारी उर्वरक की अनुशंसित मात्रा है उसके आधार पर प्रयोग करना, ये सब सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं सस्य क्रियाओं में। ध्यान देने की बात है कि हम लोग जो भी कृषि के कार्य में सस्य क्रियाएं करते हैं, खेत की जुताई, उसकी जो तैयारी होती है वहाँ से प्रारंभ करते हुए और फिर हम लोग बुआई करते हैं, उसमें उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हम लोग उसकी सिंचाई करते हैं, निकाई गुड़ाई, कीट व्याधि का प्रबंधन करते हैं, फसलों की कटाई करते हैं और तत्पश्चात उत्पादन के बाद हम लोग उसका भंडारण, इस सब कुछ में हम लोग तकनीकी पहलुओं पर ध्यान देते हैं आजकल। किंतु एक पक्ष मेरा अभी भी हमें लगता है कि पीछे छूट जाता है, वो है मृदा जांच। मृदा जांच करके यदि हम लोग सस्य क्रिया करें तो फिर हम लोगों को एकदम जो है बहुत अधिक सफलता मिलेगी और हम लोगों का उत्पादन जो है अपेक्षित बढ़ पाएगा, मृदा का प्रबंधन भी हो पाएगा, मिट्टी भी हमारी स्वस्थ रहेगी, लंबे समय तक उसमें हम उत्पादन ले सकते हैं। और हम लोगों का व्यू होना चाहिए कि जैसे हम अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहते हैं, हम जब बीमार पड़ते हैं या बीमार पड़ने से पहले भी बहुत सारे जागरूक लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति इतने सचेत है कि समय समय पर डॉक्टर से मिल करके और अपने शरीर के जो भी हमको पोषक तत्व चाहिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यदि नहीं मिल रहा है तो क्या प्रभाव पड़ा है अब तक हमारे शरीर पे, हम लोग जांच करवाते हैं और तदुपरांत जो है हम लोग उसका ख्याल करते हैं। उस हिसाब से हम लोग जो है मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हैं। तो इसी प्रकार मृदा को मृदा नहीं समझिए, धरती माँ है और धरती माँ को बचाए रखना है तो फिर हमको उनके भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। देवेंद्र जी, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि ये धरती माँ है और इनका ख्याल रखना है, तो मिट्टी में हजारों वर्ष से हमारे पूर्वज लोग खेती करते आए हैं, खेत में ही, तो बराबर उनका पोषक तत्वों का कहीं ना कहीं पौधे जो फसल लगाते हैं वो उसका उपयोग कर रहे हैं, तो उसकी कमी आ रही होगी। तो कौन कौन से ऐसे मुख्य तत्व हैं जिनकी कमी हाल के वर्षों में खासकर उत्तरी बिहार में या बिहार में देखने को मिलता हो, जिसका प्रबंधन करना किसानों के लिए ज़रूरी है, इसके बारे में बताइए। मैं यहाँ इस प्रयोगशाला में विगत कई वर्षों से हूँ पदस्थापित और यहाँ के जो विश्लेषण हो रहे हैं नमूनों के, उसके अनुसार जो हम लोगों का आकलन है तो हम लोग देख पा रहे हैं कि कई कमियाँ हैं। हम उसमें थोड़ा सा विस्तार करना चाहेंगे। जो भी नमूने हमारे यहाँ आ रहे हैं उसकी जांच यहाँ प्रयोगशाला में 12 पैरामीटर पर की जा रही है। 12 पैरामीटर एक बार हम बता देना चाह रहे हैं। सबसे पहले जो है सर्वप्रथम पीएच की जांच होती है। पीएच से हमको पता चल जाता है कि हमारी ये मिट्टी की स्थिति जो है अम्लीय तो नहीं है, क्षारीय तो नहीं है या लवणीय तो नहीं है या कि सामान्य प्रकार की है। उसी तरह से ईसी की भी जांच होती है, ऑर्गेनिक कार्बन की जांच होती है और जो भी हमारा मुख्य पोषक तत्व है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इनकी भी जांच होती है। और इसके बाद फिर
इस प्रयोगशाला में आपको सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी विश्लेषण किया जाता है, जैसे बोरन, सल्फर से लेकर के जिंक, कॉपर, मैग्नीज और आयरन। यह देखा गया है, जांच के उपरांत हम लोग सॉइल मैपिंग भी करते हैं। सॉइल मैपिंग करते हैं कि इस ज़िले के किन क्षेत्रों में क्या स्थिति है मिट्टी की, आइडियल कंडीशन से क्या हमारा कम है या क्या ज़्यादा है। उसके बाद हम लोग प्रबंधन करने का सुझाव देते हैं। तो ये हम लोग देखे हैं सबसे पहले पीएच जांच करने के बाद कि अमूमन जो है हमें लग रहा है कि 70% से ज़्यादा नमूने क्षारीय स्थिति में पाए गए हैं। पीएच वैल्यू मृदा विज्ञान के हिसाब से 6.5 से 7.5 आदर्श माना जाता है। पीएच वैल्यू मीन्स हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन, तो प्लस हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन होता है, जो कि हमारा 7.5 से अमूमन ज़्यादा रहता है 70-75% केस में। तो ज़रूरी इस बात की है कि यदि उस क्षारीय अवस्था में हम करेंगे खेती तो उसका जो है हानिकारक प्रभाव पड़ता है, फसल का उत्पादन अच्छी तरह से नहीं हो पाता। तो यदि हम उसको रिक्लेम कर दें, सुधार कर दें, उसके लिए हम लोग जो हेल्थ कार्ड प्रोवाइड कराते हैं जांच के उपरांत किसानों को, उस हेल्थ कार्ड में हम लोग प्रोवाइड करते हैं कि क्या करना है, फॉस्फोजिप्सम है, पाइराइट है इत्यादि दे करके वो क्षारीय स्थिति को हम सुधार कर करके और सामान्य स्थिति में ला सकते हैं। बहुत कम केस में ऐसा भी देखा गया है अम्लीय स्थिति भी होती है, लेकिन ऐसा इस ज़िले में कम से कम बहुत कम है। अम्लीय स्थिति में हम लोग यदि उसका पीएच मान 6.5 से कम होता है तो हम लोग वहाँ पे उनको चूना के प्रयोग करने की सिफारिश करते हैं, और ये सारा कुछ हमारा लिखा रहता है। और एक चीज़ और बता दें हम किसान भाइयों के लिए कि जो भी हमारा हेल्थ कार्ड जनरेट होता है लेबोरेटरी से, वो सारा ऑनलाइन होता है और वो विभाग के वेबसाइट पे जा कर के उसको वो अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और अपने भी निकाल सकते हैं। यदि उन्होंने अपने मृदा की जांच नहीं कराई है अपने खेतों से, तो फिर उस क्षेत्र के नमूनों की जांच हुई है तो वहाँ से वो तुलना करके और उसके बाद उसको वो अपना सकते हैं, उसमें जो भी अनुशंसा की गई है। इसके बाद देखा गया है ऑर्गेनिक कार्बन, बहुत महत्वपूर्ण यूनिट है ये ऑर्गेनिक कार्बन। ऑर्गेनिक कार्बन का जो प्रतिशत है वो भी यहाँ के मिट्टी में कम है। उसका नॉर्मल रेंज है 0.5 से लेकर के और 0.75 तक। ये देखा गया है कि यहाँ लगभग 50% से अधिक नमूने जिनका 80% मान जो है सामान्य से कम है। तो ऐसी स्थिति में कार्बन और नाइट्रोजन का जो एक रेशियो होता है, CN रेशियो हम लोग बोलते हैं कृषि विज्ञान में, वो अनबैलेंस होता है और वहाँ भी हमारा जो है उत्पादन उसको प्रभावित करता है, ज़मीन के उर्वरा शक्ति को ह्रास करता है। देवेंद्र जी, बहुत अच्छी बात आप किसान भाइयों को बता रहे हैं, खासकर मिट्टी के जो पोषक तत्वों की कमी कहाँ कहाँ किस प्रकार से निकल के आ रही है और उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। लेकिन हाल के वर्षों में किसानों की ये आम शिकायत रही है कि कभी कभी गेहूं में दाना नहीं बनना या कुछ दाने का आकार का छोटा पड़ जाना या बहुत सारी समस्याएं इस तरह की आती है, जो वैज्ञानिक लोग बताते हैं कि मिट्टी में किसी खास पोषक तत्वों की कमी। तो जो तत्व 16 तत्व हैं आप लोग बताते हैं, उन 16 तत्वों में कौन कौन से ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जिनकी भी कमी देखी जा रही है, जिसका उत्पादन पे कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है किसानों को? ऐसा है, आपने दाने की बात की, सूक्ष्म पोषक तत्व तो इसके लिए है ही है जिनका अभाव होता है। उससे पहले जो मुख्य पोषक तत्व हैं हमारे, जैसे कि पोटासिक फर्टिलाइज़र। पोटासिक फर्टिलाइज़र में ये पोटास की मात्रा भी हमारे मिट्टी में कम पाई गई है। बहुत सारे नमूने ऐसे हैं, उसका रेंज है कि कम से कम 125 किलो से लेकर के और 275-280 किलो तक जो है प्रति हेक्टेयर मिट्टी में वो पोटास की मात्रा पाई जानी चाहिए, जो कि अधिकांश नमूनों में तो नहीं कह सकते, लेकिन 20 से 25% ऐसे नमूने ज़रूर हैं जिनमें 125 kg से कम पाया जाता है। तो जांच के उपरांत हम लोग उसमें सिफारिश करते हैं। और एक चीज़ और ध्यान देने की बात है कि पोटास की मात्रा कहीं कहीं और फास्फोरस की मात्रा हमारे ज़िले की मिट्टी में सामान्य से अधिक भी है। तो वहाँ जो है हम लोग जो ट्रेडिशनल खेती कर रहे हैं और देख रहे हैं कि गेहूं के फसलों के लिए इतना चाहिए, तो उतना देने की ज़रूरत भी नहीं है।
पोटास का क्या है, पोटास का है क्या कि वो दानों को पुष्ट करेगा, उसके बाद कीट व्याधियों से लड़ने की जो क्षमता है पौधों में उसको भी विकसित करता है पोटास। तो पोटास की कमी से तो इसका को प्रभाव पड़ेगा। दूसरा है कि सूक्ष्म पोषक तत्व, तो जिंक की कमी एक मोतीपुर ब्लॉक का हम लोग देखे हैं पिछले साल का असेसमेंट सॉइल मैपिंग में कि मोतीपुर प्रखंड का, जिला नहीं प्रखंड का, मोतीपुर में सामान्यतः औसतन जो है सो सही पाया गया है जिंक की उपलब्धता मिट्टी में, और नहीं तो शेष 15 जिलों में जो है कुछ भागों में 15 प्रखंडों के कुछ भागों में ठीक ठाक है, नहीं तो अधिकांश भागों में जिंक की कमी है। आयरन की अधिकता जरूर है, आयरन यहाँ देने की ज़रूरत नहीं है। फिर सल्फर जो है, जो हमारा रेंज कहता है, उससे कम है 50% खेतों में। तो वो जो हम लोग जांच के उपरांत जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराते हैं किसानों को, और उसको देखें और हम लोग क्या करते हैं कि प्रोग्राम में उनको ट्रेंड भी करते हैं। हम अपने जो हमारे यूनिट है प्रखंड स्तर पर, हमारे किसान सलाहकार या कृषि समन्वयक, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, उनके माध्यम से हेल्थ कार्ड को पढ़ना है ना, उसके अनुसार जो है उर्वरक का व्यवहार करना, इसके लिए हम लोग एक प्रशिक्षण का भी आयोजन करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन का भी आयोजन करते हैं। पिछले साल हमारा जो कार्यक्रम चला है उसमें प्रत्येक प्रखंड के प्रत्येक पंचायतों के एक गांव में जो है हम लोगों ने प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाया था, और हम लोगों ने उनको बताया था कि देखिए बिना मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर आपने खेती की बगल के खेतों में, और इस खेतों में हम लोग इस खेत में जो है पर्टिकुलर जो हमारा प्लॉट था सिलेक्टेड, उसमें हमने खेती की मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पे, और दोनों में यील्ड में क्या अंतर आया, कॉस्ट में क्या कमी आई, तो इन चीज़ों को मैंने बताया। बोरन भी एक बहुत आवश्यक तत्व है, तो बोरन जो है कुल मिला जुला करके यहाँ की स्थिति ठीक है। बोरन जो है, बोरन में कमी या नॉर्मल से ज़्यादा ये तो नहीं देखा गया, लेकिन जिंक की कमी और आपको सल्फर की भी कमी पाई गई है। तो इन चीज़ों को यदि हम लोग देख करके मृदा स्वास्थ्य कार्ड में जो अनुशंसित मात्रा है उसको ध्यान में रखते हुए यदि हम उसका एप्लीकेशन करें खेतों में, तो फिर अधिक हम लोग सफल होंगे। देवेंद्र जी, मिट्टी में कई प्रकार के पोषक तत्वों की कमी, ये आपका स्वास्थ्य मिट्टी का जो स्वास्थ्य कार्ड बनता है उसके माध्यम से किसानों तक पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन किसानों का खेत तो गांव में होता है, चौर में होता है, तो वहाँ से मिट्टी का नमूना इकट्ठा करना, क्या आपके पास इस तरह की कोई व्यवस्था है जहाँ किसानों के गांव में जा कर के वहाँ से नमूना इकट्ठा करके फिर उसकी जांच करके फिर किसानों को उपलब्ध कराया जाए? बहुत अच्छा इशू आपने उठाया। ऐसा है कि हम लोगों का एग्रीकल्चर का नेटवर्क अब जो है अपने प्रदेश में बहुत बड़ा हो गया है। हम लोगों को एक टारगेट लेकर के चलना पड़ता है। हम लोग कोशिश करते हैं कि एक वर्ष में तो नहीं, लेकिन कुछ वर्षों में जो है हमारा कवरेज पूरा हो जाए, हमारा जो है नमूना प्रत्येक ज़िले के प्रत्येक क्षेत्रों से आ जाए। इसके लिए वहाँ प्रखंड स्तर पर हमारे किसान सलाहकार, कृषि समन्वयक इत्यादि जो है बहुत क्रियाशील हैं, उनको हम लोगों ने लक्ष्य आवंटित कर रखा है। उसके बाद भी जो हमारा बहुत जो दूरस्थ एरिया है जहाँ से नहीं आ पाता है या किसानों में अभी भी जागरूकता का अभाव है, तो सरकार की ओर से व्यवस्था है कि कम से कम प्रमंडलीय जिलों में तो उपलब्ध करा दिया गया है चलंत मिट्टी जांच प्रयोगशाला वाहन, जिसको MSTL वैन हम लोग कह के पुकारते हैं। तो हम लोगों की ये सोच रहती है कि जहाँ से हमारे नमूने नहीं आ रहे हैं या विलम्ब हो जाता है, जल जमाव का क्षेत्र है या पहुँच पथ का अभाव है, कुछ सारे ऐसे एरिए हैं, तो वहाँ हम लोग क्या करते हैं कि उसके बगल के गांव तक जहाँ पहुँच पथ है वहाँ तक हम लोग यहाँ से प्रोग्राम बना करके और MSTL वैन को वहाँ अप्रोच करने के लिए भेजते हैं, और उसमें हमारे विशेषज्ञों की टीम जाती है साथ में, और वहीं पर हम लोग नमूना संग्रह करते हैं, करवाते हैं। किसानों से खुद सोचते हैं कि उनकी भागीदारी जो है हम लोगों के साथ प्रत्यक्ष रूप से हो, है ना, अप्रत्यक्ष नहीं, प्रत्यक्ष हमारे साथ आकर के इंटरेक्ट हो, और हम लोग नमूना लेकर के और जो भी संभव होता है वहीं पर हम लोग उसका विश्लेषण करके, वो वैन में हमारा सारा लगा हुआ है सिस्टम, 12 पैरामीटर की व्यवस्था है, और उसमें हमारे कंप्यूटर सेट हैं, प्रिंटर इत्यादि सब लगे हुए हैं। वहीं पर हम लोग उसको डाउनलोड करके सॉइल हेल्थ कार्ड को और उसको देने का प्रयास करते हैं, देते भी हैं। इस बार भी जो है हमारा 6-7 गांव में गया है और वहाँ से अच्छा परिणाम देखने को मिल रहा है। काफ़ी उत्साह से किसान लोग इसमें भाग लेते हैं। इसको आगे भी हम लोग बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।
देवेंद्र प्रसाद जी, जो हमारे किसान मिट्टी जांच कराना चाहते हैं तो चलंत जो वाहन है आपका उसके माध्यम से जांच करा सकते हैं, लेकिन जो किसान जहां पर वाहन नहीं पहुंच रहा है, किसान में खुद स्वतः मन में ऐसा आया कि हम अपने खेतों का मिट्टी का जांच कराएं, तो उसके लिए जो नमूना इकट्ठा करने का तरीका है वो वैज्ञानिक विधि से कैसे कर सकते हैं नमूना इकट्ठा, इसका क्या तरीका है, इसके बारे में ज़रा बताइए। निःशुल्क जांच की व्यवस्था है जिला स्तर पे, कोई शुल्क नहीं है इसका, और निःशुल्क मुहैया भी हम लोग कराते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड। तो जो किसान यदि अपने से लाना चाह रहे हैं तो ये कोई बहुत भारी प्रक्रिया नहीं है, हल्की है और उसको आसानी से वो कर सकते हैं। उसके बारे में हम थोड़ा सा प्रकाश डाल देना चाहते हैं। ऐसा है कि अमूमन हमारे यहाँ जो जोत का प्लॉट है ना वो कुछ छोटा है, बड़ा बड़ा प्लॉट नहीं है, 10 कट्ठे, 1 एकड़ का, 5 कट्ठे का, इस तरह से प्लॉट है। तो 5 कट्ठा का प्लॉट हो, 10 कट्ठा का प्लॉट हो या 1 एकड़ का प्लॉट हो, हम लोग उसमें 5 से 6 जगह का नमूना लेना चाहते हैं। और 5-6 नमूना जो लेते हैं हम लोग भिन्न भिन्न जगहों पर से, तो उसका एक प्रतिनिधि नमूना फिर हम बनाते हैं, ताकि हमारा प्रतिनिधित्व जो है पूर्ण क्षेत्र का, उस खेत का जो भौगोलिक क्षेत्र है जितना बड़ा, उसके पूर्ण क्षेत्र का जो है प्रतिनिधित्व मिल जाए, पूरे खेत की मिट्टी उसमें समाविष्ट हो जाए और जो जांच फलाफल हो उससे कोई दिक्कत नहीं हो। तो हम लोग उसको कहते हैं, उसके लिए हम लोग जो है हमारे यहाँ से किट वगैरह भी जो भी है, पॉलीथीन है, जीपर पाउच है, स्टिकर टैग है, पॉलीथीन सीट है इत्यादि भी हम लोग जो है किसानों को निःशुल्क देना चाहते हैं, या अपने कृषि कर्मी के द्वारा प्रखंड स्तर पर उसको वितरण करवाने की व्यवस्था करते हैं। तो वो लोग 5-6 जगह से नमूना ले सकते हैं। उसके लिए एक सामान्य तकनीक है कि 5 जगह से नमूना लेंगे तो कैसे लेंगे, है ना। तो कुछ सावधानियां हैं उससे पहले कि कहाँ से नमूना हम लें और कहाँ से नमूना हम लेना अवॉइड करें। तो अवॉइड कहाँ से करना है कि खेत में जहाँ पे आपको छायादार वृक्ष वगैरह यदि है किनारे में, तो छाया से नमूना नहीं लेना है, छाया के निकट से। दूसरा क्या है कि यदि हम लोग कंपोस्ट वगैरह यदि डाले हैं खेत में और देखते हैं ना कि हम लोग टोकरी इत्यादि से डाल देते हैं एक जगह और पड़ा रहता है बहुत दिनों तक, तो ऐसे जगहों से भी नमूना हमको अवॉइड करना है, उससे हमारा जांच का जो फलाफल है वो बढ़िया नहीं रहेगा। तीसरा क्या है कि मेड़ के निकट का नहीं लेना है नमूना, मेड़ को भी अवॉइड करना है, कम से कम उसका 1.5 से 2 मीटर दूर ही हट करके, कम से कम तो 1 मीटर का ख्याल ज़रूर करना है। एक और चीज़ है कि जल जमाव, खेत यदि समतल नहीं है और कहीं कहीं यदि जल जमाव की स्थिति है, तो जहाँ वाटर लॉगिंग वाला स्थिति है या नमी ज़्यादा है, वहाँ से भी हम लोग अवॉइड करते हैं कि उसका नमूना न लें। तो इन 2-4 चीज़ों का ध्यान देते हुए और हम लोग ढूंढ लेते हैं कि हाँ भाई अमुक जगह से 5 या 6 या 7 जगह से हमको नमूना लेना है। तो वहाँ हम लोग एक जगह क्या करते हैं कि जाके जहाँ पहला लेना है तो हम लोग वहाँ पर एक गड्ढा कोड़ते हैं, है ना। खाद्य फसलों के लिए ज़्यादा नहीं, 15 सेंटीमीटर गहराई तक ज़्यादा से ज़्यादा, यानी 6 इंच, खुरपी इत्यादि से, लकड़ी का भी औजार बना करके हम यूज़ कर सकते हैं। भी शेप का गड्ढा कोड़ते हैं, 6 इंच गड्ढा को हम लोग खोद करके, और उसके बीच की जो मिट्टी होती है उसको हम लोग हटा करके बाहर फेंक देते हैं। उसको हम लोग नहीं रखते हैं नमूना संग्रहण में, वो हटा दिए तो एक लेयर बन जाता है 6 इंच का, दोनों साइड से जो हमारा भी शेप होता है वो दोनों साइड से एक लेयर बन जाता है। अब वहाँ से हम खुरचते हैं खुरपी से, ऊपर से लेकर के और निचले सतह तक खुरचते हैं दोनों साइड से, और जो भी हमारी मिट्टी उस पर आ जाती है खुरपी पे, उसको हम लेकर पॉलीथीन सीट पे रखते चले जाते हैं। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि कम से कम 5-7 बार खुरचते हैं तो आधा किलो 500 ग्राम के आसपास मिट्टी आती है। और यही चीज़ हम क्या करते हैं कि 5-6 जगहों से कर लेते हैं प्लॉट में, और उसको हम लोग मिक्स करते हैं। मिक्स करके क्या करते हैं कि उसकी छँटाई करते हैं, उसको 4 भाग में बांट के 2 भाग फिर हटा दिए, 2 भाग बचा, फिर उसको मिक्स किए, फिर जो है सो उसको 4 भाग में बांट दिए, फिर 2 भाग ले लिए, 2 भाग हटा दिए, 2-3 बार ये क्रिया करते हैं। तो ये माना जाता है कि पूरे जो हमारे खेत से जो लिए हैं हम लोग 6 या 7 जगहों से नमूना, वो मिक्सअप हो गया, और तब उसको हम लोग एक पॉलीथीन के जीपर पाउच में डाल करके, और डालने के बाद जो है जो भी सूचनाएं आवश्यक होनी चाहिए, जैसे उस कृषक का नाम, कृषक का जो प्लॉट है उसका खाता नंबर, उसका खेसरा नंबर। यदि किसान को ये पता नहीं रहता है, बहुत जगह देखते हैं कि उनको पता नहीं रहता है कि खाता खेसरा मेरा क्या है, और कागज़ से भी अनभिज्ञ है, तो हम लोग उनको बोलते हैं कि ठीक है, तो आप कोई पुकारू नाम होगा आपके खेत का, वो डाल दीजिए, ताकि लेबोरेटरी में जो है सही आपका रिपोर्ट आपके
ही डेटा में वो फीड हो। तो इस तरह से नमूना लेकर के, और किसान प्रत्यक्ष भी आते हैं, ऐसा नहीं है, अब आना शुरू हुए हैं, किसान प्रेरित हुए हैं और तब से कुछ प्रत्यक्ष रूप से भी आते हैं और यहाँ प्रयोगशाला में जमा करते हैं, और उसके बाद उनका विश्लेषण जो होता है उसका फलाफल जो है मृदा कार्ड के माध्यम से हम लोग उनको उपलब्ध कराते हैं। इसमें सरकार सतत क्रियाशील है, प्रयत्नशील है। जी देवेंद्र प्रसाद जी, जैसे कि हमारे किसान भाई खेत का नमूना संग्रह करते हैं, कार्ड के हिसाब से अपने खेतों में जो कमी है उसको भी पूरा करते हैं, लेकिन जब खेत में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है, उस अवस्था में वो खेत को संतुलित मात्रा में बनाए रखने के लिए भविष्य में किसी तरह की कमी ना आए, इसके लिए उन्हें क्या प्रबंधन करना चाहिए? हम लोग आजकल जानकारी के अभाव में हमारे कृषक बंधु फर्टिलाइज़र का जो प्रयोग कर रहे हैं, खास करके रासायनिक उर्वरकों का, कीटनाशकों इत्यादि का, तो इससे हो क्या रहा है कि मिट्टी के उर्वरा शक्ति में ह्रास हो रहा है धीरे धीरे, असंतुलित मात्रा में प्रयोग हो रहा है। जो रिक्वायरमेंट है, कई जगह ऐसा देखा जा रहा है कि आवश्यकता से अधिक मात्रा में हम लोग फॉस्फेटिक खाद डाल रहे हैं। यूरिया का तो अंधाधुंध प्रयोग पहले होता था, अब तो थोड़ा नियंत्रण हुआ है, जानकारी हुई है लोगों के बीच में। पोटासिक फर्टिलाइज़र का भी जो है हमने बताया पूर्व में कि 25% क्षेत्रों में कमी है, बाद बाकी हमारा 70% जो जगह है वहाँ पर पोटास की उपलब्धता जो है 125 से 275 kg पर हेक्टेयर उतना है। तो फिर उसको अत्यधिक मात्रा में प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। उसको एकदम जो हमारी अनुशंसित मात्रा होनी चाहिए, उपलब्धता यदि मिट्टी में है तो उसी तरह से अनुशंसा होता है प्रयोगशाला से, ज़्यादा मात्रा में देने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम एक उदाहरण के तौर पर आपको हम बता दें, यूरिया का जो प्रयोग करते हैं, यूरिया आपका जो है एमाइड फॉर्म में पाया जाता है। एमाइड फॉर्म में हम उसको यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है कि एसिडिटी जो है मृदा की बढ़ती है, अम्लीयता बढ़ती है, और अम्लीयता जब बढ़ेगी तो फिर हमारे मिट्टी की दशा खराब होगी। तो ऐसी स्थिति में जो कह रहा है मृदा स्वास्थ्य कार्ड, जांच के आधार पर, जांच फलाफल के आधार पर पर्टिकुलर उस खेत का वो यदि हम अपनावें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मिट्टी की उर्वरा शक्ति का ह्रास नहीं होगा, और इसका नतीजा क्या होगा कि फसलोत्पादन पर इसका अच्छा प्रभाव होगा। मिट्टी की गुणवत्ता में कोई ह्रास नहीं होगा, मिट्टी हमेशा स्वस्थ रहेगी, और हम लोग कहते हैं कि स्वस्थ धरा तो पृथ्वी हरा, ये नारा भी लगाते हैं, ये हमारा सार्थक होगा। दूसरा चीज़ मैंने देखा है, क्या स्वास्थ्य कार्ड आपको हम दिखलाएंगे, उसमें मैंने देखा है कि पोटासिक उर्वरकों का अभी जो नया सॉफ्टवेयर जो डेवलप हुआ है हमारा बिहार का, उसमें हमने देखा है कि एकदम मिनिमम यूज करने की अनुशंसा की गई है। कई जगह तो मैंने देखा है कि 7 किलो 1 एकड़ के लिए है। अभी भी किसान हम समझते हैं कि 20 किलो से कम कोई भी यूज़ नहीं करते हैं। तो इससे क्या होता है कि मेरा अपव्यय भी तो हो रहा है ना, कल्टीवेशन पर जो कॉस्ट है हमारा कृषि कार्य में वो भी बढ़ रहा है, तो वहाँ पर हमको जो शुद्ध लाभ होता है उसमें भी कमी आती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना होता है, और इसके लिए जो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों तक पहुँचना बहुत आवश्यक है, और इसके लिए आवश्यक है कि हम लोग किसानों को अधिक से अधिक प्रेरित कर पाएँ ताकि प्रयोगशाला में नमूना आ सके। देवेंद्र जी, इस समय जैसा कि आप बता रहे हैं, जो किसान भाई अपने खेतों में अगर मिट्टी का जांच कराते हैं, उनके पास कार्ड जाता है, कार्ड के हिसाब से देखते हैं कि किसी तत्व की मात्रा अधिक है, तो फिर आने वाले समय में उसका किस प्रकार से संतुलित करेंगे? जो मात्रा अधिक हो गया खेतों में जिन पोषक तत्वों का, उनको संतुलित में लाने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? ऐसा भी है, हमने देखा है कि सूक्ष्म पोषक तत्वों के केस में आयरन की मात्रा सामान्य से यहाँ अधिक है, बिल्कुल प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है। जिनके खेतों में जिंक की मात्रा जो है, जो रिक्वायर्ड है, हमारा बता रहा है कृषि विज्ञान की 0.78 ppm है ना, से नीचे नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर यदि है तो फिर जिंक के डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। फास्फोरस जो है अब आ गया है नीचे, उसका नॉर्मल रेंज पहले तो था ज़्यादा, 53 kg तक था, 23 से लेकर 53, लेकिन अब जो है 25 से 50 kg तक की आवश्यकता है।
तो 50 केजी फास्फोरस की बात मैं कर रहा हूँ, मैं डीएपी की बात नहीं कर रहा हूँ, तत्व की बात कर रहा हूँ। तो उतनी उपलब्धता यदि हम मेरे मिट्टी में है तो फिर हमको उसको भी जो है अनुशंसा के आधार पर जो हमारा संतुलित डोज बनता है, खुराक जो बनता है मिट्टी के लिए, उतना ही देने की ज़रूरत है। अपव्यय से भी हम बच रहे हैं। हमारा लागत मूल्य जो है खेती पे वो भी हमारा कम होगा, तभी तो किसान भाइयों की आय में बढ़ोतरी होगी। और ये सब के लिए हमारी प्रार्थना है, हमारा निवेदन है किसान भाइयों से कि इसके प्रति वो अपना सहयोग करें, इस कार्यक्रम के प्रति इसमें पार्टिसिपेट करें, मिट्टी भेजें नमूना प्रयोगशाला तक, और यहाँ तक न लाभ सकते हैं तो प्रखंड स्तर पर जो हमारी टीम काम कर रही है वहाँ तक उपलब्ध करावें, उस टीम को सहयोग दें, और विश्लेषण फलाफल के उपरांत जो आता है हर प्रकार से उनका फ़ायदा होगा, जिला का फ़ायदा होगा, प्रदेश का फ़ायदा होगा, राष्ट्र का फ़ायदा होगा। कृषक बंधु, जैसा कि देवेंद्र प्रसाद जी ने बताया कि संतुलित पोषक तत्वों का अगर खेतों में व्यवहार करते हैं या पूर्व से जो तत्वों की कमी या अधिकता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सामान्य रूप से जैसा कि इन्होंने बताया उस विधि का प्रयोग करते हैं तो फसल उत्पादन आपका बढ़ जाएगा, लागत घट जाएगा। तो लागत जैसे ही घटेगी आपका उत्पादन जैसे बढ़ेगा आपकी आमदनी बढ़ जाएगी। ये सिंपल नियम है। तो देवेंद्र प्रसाद जी के द्वारा बताए गए तरीक़ों से निश्चित तौर पे आप खेतों से मिट्टी का नमूना लेकर के प्रयोगशाला तक पहुंचा करके और उसके जो रिसर्च आते हैं, उसके जो शोध हैं, उस जांच के उपरांत जो आपको मिलता है खेतों के बारे में जानकारी, उसके अनुसार आप खेती करें तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में आपकी आमदनी बढ़ेगी। देवेंद्र जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और किसान भाइयों को बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।